हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो आज है 12 जुलाई 2021। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। आप सभी को पता है संडे को पीआईबी का एनालिसिस नहीं अपलोड करेंगे, बाकी सारे दिन आपका पीआईबी का एनालिसिस आएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरोज की न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि जो भी एग्जाम होता है उसमें पीआईबी की न्यूज़ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। आज से एक नया फॉर्मेट अडॉप्ट किया हमने पीआईबी की न्यूज़ एनालिसिस में। साथ ही साथ लास्ट में क्वेश्चन रखेंगे जिसका जवाब आपको देना होता है। चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। इंडिया इटली ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया इटली ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी 21वीं बैठक ऑर्गेनाइज की गई है। क्या न्यूज़ है ये देख लेते हैं पहले। 21वां सेशन हुआ है इंडिया इटली ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक थी, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है पीयूष गोयल जी ने। किसने? पीयूष गोयल जी ने, जो कि हमारे इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। अच्छा, इटली को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो लिगी डी मायो, ये देख लीजिए, लिगी डी मायो ने इटली को रिप्रेजेंट किया है, जो कि वहां के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ये जो 21वां सेशन था ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, उसकी बैठक की अध्यक्षता दोनों लोगों ने साथ में मिलकर की। इस दौरान मेन फोकस किस पे रहा? बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर। कुछ सर्टेन एरियाज पर फोकस ज़्यादा किया गया जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो एरियाज कौन से हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, लेदर, रेलवेज, स्टार्टअप एंड प्रमोशन ऑफ एसएमईज। तो ये कुछ सेक्टर हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हीं सभी सेक्टर्स पर फोकस किया गया है इंडिया इटली ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 21वीं बैठक में। साथ ही के साथ क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंडिया से 3 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अडानी सोलर्स और रिन्यू पावर। ये इंडिया की 3 कंपनी हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है ग्रिड बेस्ड मल्टी एनर्जी सिस्टम के लिए। देखिए, इटली की भी 3 कंपनी सिलेक्ट की गई हैं, लेकिन आप उनका नाम भले ही ना याद रखें, इंडिया की 3 कंपनीज का नाम याद रखिएगा। ये ग्रिड कनेक्टेड या फिर ग्रिड बेस्ड मल्टी एनर्जी सिस्टम क्या है? अभी जो ग्रिड में सप्लाई आती है वो मोस्टली थर्मल होती है या फिर हाइड्रो होती है, लेकिन इंडिया का टारगेट क्या है आपको बताइए? ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट लगा रही है इंडिया। तो ऐसे में सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को ग्रिड में कैसे ट्रांसफर किया जाए, यही इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया इटली जो ये ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ है उसमें। इसके तहत इंडिया की 3 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है ताकि ग्रिड कनेक्टेड मल्टी एनर्जी सिस्टम को डेवलप किया सके और इंडिया में क्लीन इकोनॉमी, क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया सके। तो तीनों कंपनी का नाम याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अडानी सोलर्स और रिन्यू पावर। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट आपको पता ही है, 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है। इस 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट आपकी सोलर होगी, 60 गीगावाट आपकी क्या होगी? विंड होगी। उसके अलावा जो बचती है आपकी 10 गीगावाट बायो पावर से होगी और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर से होगी। ये 175 गीगावाट आपकी है 2022 तक, लेकिन 2030 तक कितना अचीव करना है इंडिया को? 450 गीगावाट। देखिए, इंडिया ने कहा था 2030 तक वो जो 40% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का है उसका 40% रिन्यूएबल एनर्जी से रहेगा। तो 40% रिन्यूएबल एनर्जी से रहेगा, इसके लिए इंडिया को क्लीन एनर्जी की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। देखिए, भले ही इंडिया का टारगेट 175 गीगावाट हो 2022 तक, लेकिन इंडिया ने 2020 तक ही 90 गीगावाट अचीव कर लिया है। इस 90 गीगावाट में से 36 आपका सोलर है और 38 है आपका विंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी? नेक्स्ट न्यूज़ थी केवीआईसी द्वारा भूटान, यूएई और मैक्सिको में खादी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सिक्योर कर लिया गया है। तो इस समय खादी का ट्रेडमार्क लेने में केवीआईसी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हाल ही में भूटान, यूएई और मैक्सिको में ट्रेडमार्क मिल गया है खादी का, इन 3 कंट्रीज़ में। उसके अलावा 40 अन्य कंट्रीज़ में जो है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पेंडिंग है खादी के लिए। ये देख लीजिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी को भूटान, यूएई और मैक्सिको में, इन 3 कंट्रीज में खादी का ट्रेडमार्क मिल गया है। केवीआईसी पूरे विश्व में खादी को प्रमोट करता है। 40 देशों में इसके एप्लीकेशन पड़े हैं खादी के ट्रेडमार्क से रिलेटेड। यूएई फर्स्ट गल्फ कंट्री बन गई है जिसने खादी के लिए केवीआईसी को ट्रेडमार्क दिया है। हालांकि याद रखिएगा, लेटेस्ट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी यूएई ने ही दिया है। तो फर्स्ट गल्फ कंट्री कौन सी बन गई है खादी के लिए ट्रेडमार्क देने वाली? वो बन गई है यूएई, आपको याद रखना है।
केवीआईसी ने कभी भी इतना परिश्रम नहीं किया कि खादी पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क को लेकर, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है तो पिछले 5 वर्षों में केवीआईसी ने काफी ज्यादा एफर्ट दिखाए हैं कि खादी का ट्रेडमार्क इसको मिल जाए। इसी इनिशिएटिव के चक्कर में, क्योंकि खादी का ट्रेडमार्क 2011 में इसको यूरोपियन यूनियन में मिल चुका था, तो केवीआईसी ने हाल ही में एक जर्मनी की लोकल कंपनी को चैलेंज कर दिया जिसका नाम था बेस्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स। इस कंपनी ने क्या किया था, खादी को अपना ब्रांड बता दिया था, और केवीआईसी ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकता है, तो केवीआईसी ने चैलेंज कर दिया और वो जीत गई। तो खादी ग्लोबल तौर पर या फिर इंडिया में सिर्फ केवीआईसी का ब्रांड है, याद रखिएगा। केवीआईसी की बात करें, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 1957 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका एक्ट पास हुआ था केवीआईसी एक्ट 1956 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मतलब नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में कोविड कैसे चल रहा था फिर भी जो मैंगोस का एक्सपोर्ट है वो नहीं रुक पाया है और इंडिया पूरे विश्व में पैर पसार रहा है अपने मैंगोस के एक्सपोर्ट में। जीआई सर्टिफाइड मैंगोस की वैरायटी है फाजिल मैंगो, इसको बहराइन को सर्टिफाई किया गया है। तो पहली बार फाजिल मैंगो की वैरायटी जो है बहराइन को सर्टिफाई की है, इसलिए बहुत चर्चा में है। न्यूज देख लीजिए आप, भले ही कोविड पैंडेमिक चल रहा है लेकिन इंडिया जो है पूरे विश्व में मैंगोस को एक्सपोर्ट करने में सक्सेस रहा है। हाल ही में एपिडा द्वारा वेस्ट बंगाल की एक फाजिल मैंगो वैरायटी है, एपिडा ने इसको बहरीन को क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। ये जो फाजिल मैंगो है ये जीआई सर्टिफाइड वैरायटी है मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, ये देख सकते हैं आप फाजिल मैंगो। तो फाजिल मैंगो वैरायटी कहाँ की है, वेस्ट बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट की। इसको एक्सपोर्ट किया गया है कहाँ पे, बहराइन के लिए। इस समय एक्सपोर्ट प्रमोशन में एपिडा काफी ज्यादा बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। कुछ दिन पहले आपको पता होगा भलिया विलेज, गुजरात का विलेज है, भलिया विलेज नहीं, भलिया वीट, गुजरात की वीट वैरायटी है, इसको यूएसए के लिए एक्सपोर्ट किया गया था। और अब फाजिल मैंगो जो कि वेस्ट बंगाल की वैरायटी है उसको कहाँ के लिए एक्सपोर्ट किया गया है, बहराइन के लिए। देखिए एपिडा ने कुछ दिन पहले ही कतर के दोहा में एक मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम रन किया था, ये मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया है। ये जो मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम था इसमें एपिडा ने वेस्ट बंगाल और यूपी की 9 मैंगो वैरायटीज को रिप्रेजेंट किया था। तो 9 मैंगो वैरायटीज रिप्रेजेंट की गई थी मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम। और मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, दोहा कतर में, एपिडा द्वारा। ये 9 मैंगो वैरायटी आप देख लीजिएगा, खीरसपति वेस्ट बंगाल की है, लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल की है, फाजिल वेस्ट बंगाल की है, दशहरी मलिहाबाद यूपी की है, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है ये। उसके अलावा आम्रपाली और चौसा वेस्ट बंगाल की है, लंगड़ा भी आपकी वेस्ट बंगाल की है। इन 9 वैरायटीज के अलावा 2 और वैरायटी बहुत फेमस हैं क्योंकि वो पहली बार एक्सपोर्ट की गई हैं। पहली वैरायटी है आपकी बंगनपल्ली और दूसरी है स्वर्ण रेखा। ये दोनों वैरायटी आम की वैरायटी हैं और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट की हैं। बंगनपल्ली आपकी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट की है और स्वर्ण रेखा आपकी चित्तूर डिस्ट्रिक्ट की है। तो ये आम की वैरायटी है, दोनों का नाम याद रखिएगा। क्योंकि एपिडा जो है एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपिडा की स्थापना की गई थी, एपिडा एक्ट 1985 के द्वारा 1986 में स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और एपिडा के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर एम अगामुत्थु। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज जो कि भुवनेश्वर में है, उसने एक मैंग्रोव प्रजाति की जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया में किसी मैंग्रोव स्पीसी की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। तो वो पहली वैरायटी कौन सी है वो देखते हैं पहले। उसका नाम क्या है, एविसेनिया मरीना। क्या नाम है, एविसेनिया मरीना। ये वो मैंग्रोव स्पीसी है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। इंडिया में मैंग्रोव की पहली प्रजाति है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। और एविसेनिया मरीना एक सॉल्ट टॉलरेटेड सॉल्ट एक्सक्रीटिंग वैरायटी है। मैंग्रोव का काम यही होता है सॉल्ट को टॉलरेट करना, यानी सॉल्ट को एक्सक्रीट करना, उनको बाहर निकालना। बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस जो कि भुवनेश्वर में है, उसने तमिलनाडु के एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एविसेनिया मरीना की जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली है और ऐसा इंडिया में पहली बार होता है। देखिए एविसेनिया मरीना के बाद में बात करेंगे, उससे पहले मैंग्रोव्स की बात कर लेते हैं। मैंग्रोव में सैलिनिटी के खिलाफ, यानी जो सॉल्ट वाटर होता है उसके खिलाफ एडेप्टिव मैकेनिज्म पाया जाता है। ये आसानी से सॉल्ट वाटर में भी जीवित रह सकते हैं। मैंग्रोव छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, बड़े भी होते हैं, कोस्टल इलाकों में पाए जाते हैं। ये देख लीजिए आप, इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, तो वेस्ट बंगाल, जहाँ पे आपका सुंदरवन है वहां पे पाए जाते हैं। हालांकि पूरे इंडिया के कोस्टल इलाकों में मैंग्रोव कहीं ना कहीं पाए जरूर जाते हैं, याद रखिएगा। तो सॉल्ट टॉलरेट होते हैं मैंग्रोव सारे के सारे। हालांकि एविसेनिया मरीना पहली वैरायटी है जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। ये 75% से लेकर 250% तक अगर सॉल्ट वाटर हो
तो भी ये जीवित रह सकता है। तो अपने आप में काफी अच्छी क्वालिटी है एविसीनिया मरीना की। एविसीनिया मरीना ये 40% तक सॉल्ट को एक्सक्रीट कर सकता है, यानी पहले इसने अपने अंदर सॉल्ट वाटर ले लिया, फिर 40% सॉल्ट को एक्सक्रीट कर दिया। तो इससे इसके जो ग्लैंड हैं, यानी जो इसके ऊतक वगैरह हैं, ये भरते नहीं है और लाइफ अच्छे से सिक्योर कर सकता है, लॉन्ग लाइफ चल सकता है। कोस्टल इलाकों में बाढ़ जो आती है उसको भी रोकने में मैंग्रोव सहायता करते हैं। हालांकि अब लकड़ियां यूज में लोग लेने लगे हैं इनकी, तो उसको काटने लगे हैं मैंग्रोव को। एविसेनिया मरीना जीनोम सिक्वेंसिंग की गई है, पूरे वर्ल्ड में पहली बार किसी कंट्री ने की है, और वो कंट्री कौन सी है? इंडिया, याद रखिएगा। तो एविसेनिया मरीना इसकी जीनोम सिक्वेंसिंग करने वाला पहला देश बना है भारत। और ये एविसेनिया मरीना की जीनोम सिक्वेंसिंग फायदा ये होगा कि इसकी स्टडी आसानी से की जा सकेगी। तो मैं आपको मैंग्रोव विषय में मैंने लगभग सारी जानकारी दे दी है। सॉल्ट टॉलरेटेड और सॉल्ट स्क्रीटिंग होते हैं। उसके अलावा आप याद रखिएगा, मोस्टली क्या, सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही मैंग्रोव को आप उगते देख पाएंगे, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर में ये नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में तीसरी G20 फिनांस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। तो तीसरी कैसे हो गई वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने G20 फिनांस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ये देख लीजिए आप। आपको पता ही है 2021 में G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इटली के पास। तो इटली की प्रेसिडेंसी में तीसरी बार G20 के फिनांस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हो रही थी। इसी तीसरी मीटिंग को किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को? निर्मला सीतारमण जी, जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स और फिनांस अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। देखिए 2 दिनों तक ये मीटिंग चली। उस दौरान कुछ सर्टेन एरियाज थे जिन पर डिस्कशन किया गया, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क चल रहा है कोविड क्राइसिस के कारण, हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, और इससे इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हो पाए, इसके लिए आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन, सस्टेनेबल फिनांस और फिनेंशियल सेक्टर्स पर डिस्कस किया गया। इन सबसे ज्यादा इशू ये है इंपॉर्टेंट कि इंडिया ने, यानी निर्मला सीतारमण जी ने इटली की तारीफ की कि इटली ने रेजिलिएंट इकोनॉमिक रिकवरी के लिए 3 कैटलिस्ट बताए। ये 3 कैटलिस्ट आपको रटे होने चाहिए। तो इटली ने जो 3 कैटलिस्ट बताए हैं G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान, वो 3 कैटलिस्ट हैं डिजिटलाइजेशन, क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 3 कैटलिस्ट बताए हैं इटली ने रेजिलिएंट इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। ये तीनों आपको रटे होने चाहिए। उसके अलावा फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि इंडिया डिजिटलाइजेशन की फील्ड में काफी अच्छा काम कर रहा है, और इस समय इंडिया जो है यूके के साथ फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 का को चेयरिंग मेंबर है। यानी इंडिया और यूके फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 के सह अध्यक्ष हैं। तो इंडिया और यूके साथ में मिलकर डिजिटलाइजेशन एजेंडा पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप बैठे बैठे पैसे भेज देते हैं किसी को भी, 2014-15 से पहले ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। खास करके इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। मैंने खुद भी 50-50 रुपए पे किए हैं SBI में कहीं और अकाउंट में पैसे भेजने के लिए। उसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने इस बात पे भी गौर किया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही OECD और G20 का जो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग मैकेनिज्म है, इसके तहत 2 पिलर बताए गए थे। क्योंकि इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो टैक्स चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। इन टैक्स चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए OECD ने बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के तहत 2 पिलर्स बताए थे। उन 2 पिलर्स पर भी स्टेटमेंट जारी की गई है। तो वो 2 पिलर्स कौन से? पहली बात तो मैंने ये करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, ये 2 पिलर्स जो हैं OECD के बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए, ये 2 पिलर्स मैंने पढ़ाए हैं करंट अफेयर्स में। पहला पिलर ये था कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट जो मिल रहा है वो इक्वली शेयर किया जाए पूरी दुनिया में। ऐसा ना हो कि जैसे इंडिया से प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन वो USA की कंपनी है तो USA में ही शेयर किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मिनिमम टैक्स जरूर होना चाहिए, 15% का मिनिमम टैक्स होना ही चाहिए, क्योंकि ताकि ये टैक्स एविजन को ना रोक पाए। तो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा डीप गए थे हम लोग, लेकिन इतना डीप नहीं पूछेंगे। तो आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ सकते हैं कि इकोनॉमी के डिजिटलाइजेशन के कारण जो टैक्स चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उनके लिए OECD G20 ने बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के तहत कितने पिलर्स का सोल्यूशन दिया है, या फिर 2 पिलर सोल्यूशन किसने दिया है? तो G20 OECD याद रखिएगा। G20 की बात करते हैं, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 19 कंट्री हैं इसमें मेंबर और यूरोपियन यूनियन है। हालांकि G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। लेकिन 2008 से कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। वर्तमान में जो 2021 के लिए G20 की प्रेसिडेंसी है
वो किसके पास है? इटली के पास है। 2021 में G20 की 16वीं समिट चल रही है, याद रखिएगा 16th समिट चल रही है G20। देखिए इटली के पास वर्तमान में प्रेसिडेंसी है, पिछले साल यानी 2020 में किसके पास थी? तो 15वीं G20 समिट के लिए आपके रियाद यानी सऊदी अरब के पास प्रेसिडेंसी थी। नेक्स्ट ईयर पहले इंडिया के पास थी 2022 के लिए, लेकिन अब वो इंडोनेशिया के पास चली गई है और इंडिया 2023 में इटली का प्रेसिडेंट होगा। आप इतना याद रखिएगा। इटली नहीं सॉरी, G20 जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ग्लोबल जीडीपी का 80% बेयर करती हैं। साथ ही साथ 75% ग्लोबल ट्रेड का भी आपका G20 से आता है और वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन आपकी G20 से ही आती है। तो 20 कंट्री हैं, इंडिया भी मेंबर है। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में एक नेशनल हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया गया है IIT मद्रास द्वारा सोनी इंडिया के साथ मिलकर। तो ये देखना है कि नेशनल हैकाथॉन उसका नाम क्या था, पर्पस क्या था। सोनी इंडिया और IIT मद्रास ने ऑर्गेनाइज किया है। ये देख लीजिए, नेशनल हैकाथॉन नाम क्या था? संवेदन 2021 नाम था, संवेदन 2021 सेंसिंग सॉल्यूशन फॉर भारत। देखिए संवेदन 2021 इंडिया में जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि दहेज प्रथा हुई, आपकी बाल विवाह हुआ, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको एड्रेस करने के लिए संवेदन हैकाथॉन IIT मद्रास ने ऑर्गेनाइज किया है। किसके साथ मिलकर? सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के साथ मिलकर। एक्चुअली IIT मद्रास की एक बॉडी है प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन, उसने ऑर्गेनाइज किया है सोनी के साथ मिलकर। इसमें बताया गया है कि इसमें जो भी टीम पार्टिसिपेट करना चाहे मैक्सिमम उसमें 3 मेंबर हो सकते हैं। 3 राउंड होंगे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल्स। संवेदन हैकाथॉन में क्वार्टर फाइनल के लिए 75 आइडियाज को सिलेक्ट किया जाएगा, सेमीफाइनल के लिए 25 बेस्ट आइडियाज को सिलेक्ट किया जाएगा और फाइनल में 7 बेस्ट आइडियाज को सिलेक्ट किया जाएगा। जो विनर होगा उसकी टीम को 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो IIT मद्रास के प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन और सोनी इंडिया ने संवेदन हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था इंडिया के सोसाइटल इंटरेस्ट को चैलेंज करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए। ये जो IIT मद्रास का प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन है, ये कोशिश कर रहा है कि एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस स्कॉलरशिप दी जाए ताकि स्टार्टअप्स को बूस्ट मिल सके। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी IIT प्लानिंग कर रही है एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस स्कॉलरशिप देने की। तो IIT मद्रास का प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन। नेक्स्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओडिशा को 3,323 करोड़ एलोकेट किए गए हैं जल जीवन मिशन के तहत। तो जल जीवन मिशन, इसके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ ओडिशा को ये एलोकेशन मिला है। कौन सा स्टेट हर घर जल अचीव कर चुका है जल जीवन मिशन के तहत, तो ये सब देख से लेते हैं। हालांकि ओडिशा का टारगेट है 2024 तक हर घर जल प्रोवाइड करना। जल जीवन मिशन, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओडिशा को जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 के लिए 3,323.42 करोड़ यानी 3,323.42 करोड़ दिए गए हैं ओडिशा को 2021-22 के लिए। और पिछले वर्ष कितने दिए गए थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जल जीवन मिशन जब से लॉन्च हुआ है यानी 2019 से, जब ये लॉन्च हुआ था तो इंडिया में टोटल 18.93 करोड़ रूरल हाउस होल्ड हैं यानी ग्रामीण परिवार हैं, जिसमें से सिर्फ 17% के पास वाटर कनेक्शन था। यानी इंडिया के इतने परिवारों में से सिर्फ 17% के पास वाटर कनेक्शन था। और पिछले 22 महीनों में जबकि कोविड क्राइसिस चल रहा है, फिर भी जो ये टैप वाटर कनेक्शन है वो लगभग 4.5 करोड़ हाउस होल्ड के पास पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं लगभग 40.6% का ग्रोथ देखा गया है टैप वाटर कनेक्शन में पिछले 22 मंथ्स की अगर बात करें। वर्तमान में 23.5% फैमिलीज के पास टैप वाटर कनेक्शन है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी इंडिया के टॉप 4 स्टेट्स हैं या फिर यूटीज हैं जहां पे हर घर जल प्रोवाइड किया जा चुका है। गोवा इंडिया का पहला स्टेट बन गया था जिसने 100% घरों को टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए थे, तो याद रखिएगा। उसके अलावा ये जो हर घर जल जीवन मिशन है, इसका मोटो क्या है? नो वन इज लेफ्ट आउट, कोई भी छूटने न पाए। जल जीवन मिशन, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल मिनिस्टर हैं, जल शक्ति मंत्री। ये जल जीवन मिशन लॉन्च किया था 2024 तक सभी को टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए। अभी तक इंडिया के जो 69 डिस्ट्रिक्ट्स के 99,000 विलेज हैं वहां पर टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जा चुका है। लेकिन ये फैक्ट बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, शायद ना पूछें आपसे। ये जरूर पूछेंगे जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया था। पर पर्सन पर डे के हिसाब से 55 लीटर वाटर जो है इंश्योर करना है आपको कि कम से कम 55 लीटर वाटर हर इंसान को मिल सके 2024 तक। ये एक
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें क्या होगा, सेंटर और स्टेट की भागीदारी क्या होगी, 60-10 रहेगी। बाकी जो आपके 60-10 नहीं रहेगी, 50-50% रहेगी, 50-50% रहेगी। हिमालयन स्टेट्स के लिए और यूटीज के लिए नहीं, हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 रहेगा और यूटीज के लिए 100%। तो मोस्ट जो स्कीम होती है उसमें 60-40 का रेशियो रहता है, लेकिन जल जीवन मिशन में 50-50 की भागीदारी रहेगी, आप याद रखिएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, GIS इनेबल्ड लैंड बैंक गेनिंग पॉपुलरिटी। लैंड बैंक क्या होता है, तो ये लैंड बैंक ओपन किया गया था इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए, यानी अगर आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, वो सारी आपकी लैंड बैंक में हाजिर था। ऐसा कहा जा रहा है कि लैंड बैंक 2021 तक, अप्रैल 2021 तक लगभग 30% की ग्रोथ देखने को मिलेगी लैंड बैंक की वेबसाइट में। देख लेते हैं लैंड बैंक, GIS इनेबल लैंड बैंक की वेबसाइट में 2021 अप्रैल तक 30% इंक्रीज देखने को मिलेगा। लैंड बैंक सिस्टम, इसको इंटीग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्टेट GIS के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। ये इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करता है, याद रखिएगा। ये एक GIS बेस्ड पोर्टल है, एक तरह से वन स्टॉप रिपोजिटरी है, जहां पर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। जो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है, अभी लगभग 4000 इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसमें रजिस्टर हैं, यानी मैपिंग की गई है उनकी, जो कि 5.5 लाख हेक्टेयर इंडिया की लैंड को कवर करते हैं। उसके अलावा ये इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, याद रखिएगा, ये GIS बेस्ड सिस्टम है जो कि 17 स्टेट्स में अभी लागू है। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर 2021 तक ये लैंड बैंक जो है पूरे देश में रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो अगर कोई आप इंडस्ट्री खोजना चाहते, ओपन करना चाहते हैं, तो लैंड बैंक सिस्टम का यूज करके आपको आसानी होगी कि वहाँ की लैंड कैसी है। सपोज करिए आप जम्मू कश्मीर जाके कोयले का प्लांट डाल देते हैं, तो बेवकूफ़ी होगी, क्यों? क्योंकि झारखंड के पास कोयला अवेलेबल है, तो आप वहीं पे डालिए। तो लैंड बैंक सिस्टम का मेन काम यही है कि कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री होनी चाहिए, उसके लिए वेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, याद रखिएगा। अप्रैल 2021 में 30% का ग्रोथ देखा गया है इसकी वेबसाइट पर, और ऐसा कहा जा रहा है रियल टाइम बेसिस पर पूरी इंडिया की जानकारी देगा ये। कब तक? दिसंबर 2021 तक। देखिए, इंडिया के बाद सबसे ज्यादा यूएस है जहां पर लैंड बैंक वेबसाइट का यूज किया जाता है, वो यूएस की वेबसाइट होगी, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, हाल ही में इंडिया द्वारा एक प्लान दिया गया था ब्रिक्स कंट्रीज को, वो प्लान था STI लेड इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान। 2021 से 24 तक के लिए प्लान था, जिसको ब्रिक्स कंट्रीज मान गई हैं कि हाँ भाई इसको इंप्लीमेंट करेंगे। प्लान क्या था वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं। हाल ही में 12वीं मीटिंग हुई थी ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी की। तो ब्रिक्स की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी है उसकी 12वीं मीटिंग हुई थी। उसमें इंडिया ने एक प्लान सजेस्ट किया, STI लेड ब्रिक्स इनोवेशन कोऑपरेशन एक्शन प्लान। ये प्लान 2021 से 2024 तक के लिए था। देखिए, इस प्लान में कहना यह है कि एक दूसरे के जो भी एक्सपीरियंस आ रहे हैं इनोवेशन इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योर्स की फील्ड में, वो सारे आपस में शेयर किए हैं। यानी जितनी ब्रिक्स मेंबर्स हैं उनमें इनोवेशन इकोसिस्टम, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड जितने भी प्लान्स हैं उनको आपस में शेयर किया है। 12वीं मीटिंग हुई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी की, ब्रिक्स की। इसमें कहा गया है कि जो ये डिटेल्ड एक्शन प्लान आएगा इसको ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप जो कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप पर है, वो इसको प्रिपेयर करेगा। अच्छा, ये 12वीं मीटिंग जो ब्रिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टीयरिंग कमेटी की हुई है उसको ऑर्गेनाइज किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया। क्योंकि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस समय इंडिया के पास है, इसलिए जितनी भी मीटिंग होगी इंडिया ही उसको ऑर्गेनाइज करेगा। ब्रिक्स के जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जैसे हमारे यहाँ संजय धोत्रे जी ने मेरे ख्याल से पार्टिसिपेट किया था, उन सभी लोगों ने ये डिस्कस किया कि इस वर्ष के लिए 10 थीमेटिक एरियाज होने चाहिए जिन पर ब्रिक्स को फोकस करना है। तो ये अपकमिंग जो ईयर है, यानी इंडिया की प्रेसिडेंसी में 13वीं प्रेसिडेंसी चल रही है, तो इस वर्ष इंडिया के पास जब तक प्रेसिडेंसी है 10 थीमेटिक एरियाज रहेंगे जिन पर फोकस किया जाएगा। उन 10 थीमेटिक एरियाज में आपको कुछ एरियाज में बता दे रहा हूं, जैसे ये 3 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट, डीप सर्वे साइंस और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये 3 एरियाज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उसके अलावा सितंबर 2021 में ब्रिक्स की 6वीं ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव होने वाली है। कब?
सितंबर 2021 में बेंगलुरु में होगी 6वीं ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव। उसमें 3 और थीमेटिक एरियाज पर फोकस किया जाएगा। वो जो 3 थीमेटिक एरियाज होंगे उनको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लेंगे। वो 3 थीम होंगे हेल्थ केयर, एनर्जी सोल्यूशन, साइबर फिजिकल सिस्टम। तो ये 3 थीम पर फोकस किया जाएगा 6वीं ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव जो कि सितंबर 2021 में बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज होने वाली है। ब्रिक्स आपको पता ही है 5 कंट्रीज का ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की जो 13वीं समिट है, वर्तमान में इंडिया इसका प्रेसिडेंट है। पिछली बार जो कौन था? पिछली बार था आपका रशिया। ब्रिक्स की पहली समिट हुई थी 2009 में, फाउंडिंग ईयर भी 2009 ही है। पहली समिट कहाँ हुई थी? येकातेरिनबर्ग, रशिया में। 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर बन गया था और 2021 के लिए इंडिया प्रेसिडेंट है, आप इतना याद रखिएगा। तो ये आज जो हम लोगों ने वीडियो कवर की उसमें से एक क्वेश्चन लिया है मैंने, देखते हैं आप लोगों ने कितना ध्यान से देखा है। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।